नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कफ सिरप से हुई मौतों पर केंद्र सरकार सख्त, आज राज्यों के साथ स्वास्थ्य सचिव करेंगे अहम बैठक। छिंदवाड़ा में बड़ा एक्शन, कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी निलंबित। बिहार में भाजपा आज से हर जिले में निकालेगी सुझाव यात्रा, घोषणा पत्र के लिए घर घर जाकर मांगेगी सुझाव। चुनाव आयोग के दल प्रेस वार्ता से पहले प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ की बैठक। पंजाब के पूर्व मंत्री के घर ग्रेनेड अटैक मामले में एनआईए की कार्रवाई, एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। चीन के दक्षिणी तट से मतमो तूफान के आज टकराने की आशंका, हेनान और ग्वांगडोंग प्रांत में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत की पाकिस्तान से होगी भिड़ंत, शानदार प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया के हौसले बुलंद। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप पर केंद्र सरकार का आज शाम 4 बजे सभी राज्यों के साथ अहम बैठक होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। सरकार अब दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इसी के तहत आज शाम 4 बजे केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव करेंगी। इसमें देश भर के मुख्य सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य, राज्य ड्रग कंट्रोलर और सीडीएससीओ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कफ सिरप के कारण 10 बच्चों की मौत के मामले में दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी सरकारी डॉक्टर होते हुए भी निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सिरप प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे थे। डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ परासिया थाने में 3 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया से डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत के संबंध में केंद्र की एडवाइजरी के बाद राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली और केरल ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप के उपयोग पर रोक लगा दी है। झारखंड ने भी इसकी बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, तो उत्तराखंड में दवा की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ प्रदेश भर में सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा के साथ ही औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्परता से कार्रवाई प्रारंभ की है। और चुनाव आयोग ने आज बिहार चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आयोग के अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों से चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीति पर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज दोपहर बाद पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 2 दिनों के दौरे के अंत में आयोग मीडिया से संवाद करेगा और अब तक की तैयारियों का लेखा जोखा साझा करेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी आज से घोषणा पत्र की तैयारी में जुट जाएगी। इसके लिए आज से बीजेपी की घोषणा पत्र समिति सुझाव यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी आज से लेकर 20 अक्टूबर तक राज्य के हर जिले में सुझाव यात्रा आयोजित करेगी। बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान किसानों, छात्रों और महिलाओं सहित अन्य लोगों से फीडबैक लेगा ताकि लोगों की समस्याओं को समझा जा सके।
और बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार की बदहाली के लिए आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने इतने दिन तक शासन किया लेकिन बिहार बदहाल रहा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सजाने, विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की दुर्दशा और जो स्थिति थी और नीतीश कुमार जी के सरकार, मोदी जी ने जो मिल कर के बिहार को सजाने का, संवारने का, विकसित करने का काम किया है, तो जनता इस बात को समझ रही है। पूरे अच्छे तरीके से इस बात को विश्वास है जनता को, मोदी की गारंटी पर विश्वास है और नीतीश कुमार के विकास पर विश्वास है। जालंधर में पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले के मामले में एनआईए ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन चारों आरोपियों में से जांच एजेंसी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इन सभी पर यूएपीए और बीएनएस की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। आरोप पत्र के अनुसार मनोरंजन कालिया के घर पर 7 अप्रैल 2025 की रात को हमला किया गया था। बाद में 12 अप्रैल को इस मामले की जांच एनआईए ने शुरू की थी। इधर हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रोस्तमपुर गांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आरोप है कि विशेष समुदाय के दबंग युवकों ने दलित परिवारों के घरों पर हमला कर महिलाओं सहित कई लोगों से मारपीट की। अचानक हुए हमले से धार्मिक कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई और लोगों में भगदड़ की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची बहादुरगढ़ पुलिस को हालात नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों के अनुसार दबंग युवक पुलिस की मौजूदगी में भी पथराव करते रहे। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना बहादुरगढ़ का गांव है रुस्तमपुर मोहम्मदपुर। वहाँ पे एक व्यक्ति सोरन सिंह के नाम के व्यक्ति के घर में एक कोई कार्यक्रम चल रहा था। उसमें कुछ लोग बाहर से भी आए थे। उसमें से कुछ लोग लघुशंका करने के लिए गांव से बाहर लगभग 100 मीटर दूर गए। वहाँ पे अबूजर नामक व्यक्ति का एक मुर्गी फार्म था। वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए थे। कुछ उन्होंने विवाद में जब मना किया कि यहाँ पर पेशाब क्यों कर रहे हो, तो अबूजर, उसका भाई और रोहित जाटव नामक व्यक्ति और एक बाहर से आया हुआ यतेन नामक व्यक्ति, इन्होंने उसका विरोध किया। इस बात पर इनके बीच में कैन सुनन और मारपीट हुई है। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। जो प्रिंस और सागर नामक व्यक्ति थे जो वहाँ पे गए, उनकी चोट आई है। जो दोनों मजरूब हैं उनको अस्पताल के लिए भेजा गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई, इनसे तहरीर लेकर के इसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेडीज बोले डीजे बजा दो भैया, बोले नो अभी बजाऊंगा मैं, पे टॉयलेट कर आऊँ। 2 लड़के वो टॉयलेट करने चले गए। यहाँ लेडीज जाते तो वो शर्म के मारे आगे चले गए। तो वो दोनों ने दारू पी रखी मुसलमान के अंदर, तो पेशाब कर रहे थे। वो बोले भाई यहाँ कैसा आए हो तुम? हम टॉयलेट करना है। एक ने उसमें 2-3 चांटे मार दिए। फिर वहां से एक लड़का उठ के आकर उस लड़के में, सोरन के भांजे में, उसने डंडा मार दिए 2। उसी खोपड़ी फट गई और एक के कंधे में डंडा मारा। ये घटना हुई। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। दिल्ली में चल रहे 4थे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 का आज आखिरी दिन है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज सम्मेलन में समापन भाषण देंगे और देश की विदेश और आर्थिक नीति पर अपने विचार रखेंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक नीति पर चर्चा कर रहे हैं। खेतों में जलती पराली और सांस लेने में परेशानी। हर साल की तरह इस बार भी पराली जलाए जाने से उत्तर भारत की फिजा जहरीली होनी शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पराली जलाने को प्रदूषण मुक्त जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना है। न्यायालय का दृष्टिकोण है कि किसान महत्वपूर्ण है पर प्रदूषण असहनीय। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। अक्टूबर और नवंबर का महीना आते ही उत्तर भारत की हवा फिर से जहरीली हो जाती है। कारण वही पुराना,
खेतों में पराली का जलाया जाना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से सैटेलाइट के जरिए 28 सितंबर को उत्तर भारत में पराली जलाने के लगभग 237 मामले दर्ज किए गए, जिसमें अधिकतर मामले पंजाब से हैं। हर साल भारत में लगभग 352 मिलियन टन पराली उत्पन्न होती है, जिसमें 22% गेहूं और 34% धान से आती है। पंजाब में अकेले लगभग 70 से 80 लाख मीट्रिक टन धान की पराली जलाई जाती है, जो उत्तर भारत के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। पराली जलाने का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण और यहाँ तक के अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हर साल दिल्ली और आसपास के शहर जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और काला कार्बन जैसे विषैले तत्व होते हैं, जो आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं और स्मॉग की मोटी परत बनाकर वायु की गुणवत्ता खराब कर देते हैं, जो सांस की बीमारियां, कैंसर और हृदय रोगों को बढ़ाते हैं। धुएं में मौजूद हानिकारक पदार्थ आंखों में जलन, पानी आना और कंजक्टिवल हाइपरमिया का कारण बन सकते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये विशेष रूप से खतरनाक है। पर्यावरण पर इसका गहरा असर पड़ता है। काला कार्बन ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ाता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है और जैव विविधता घटती है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है। मिट्टी के लिए तो ये अत्यंत हानिकारक है। उष्मा से लाभकारी जीवाणु और फफूंद मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और फसल उत्पादन 20 से 30% तक कम हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पराली जलाने को प्रदूषण मुक्त जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना है। 2023 में भी न्यायालय ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पराली जलाना कैसे रोकें ये पता नहीं, लेकिन रोकना होगा। कोर्ट का दृष्टिकोण है कि किसान महत्वपूर्ण है पर प्रदूषण असहनीय है। पराली जलाना एक विकट समस्या है, जिसके निदान के लिए हर साल सरकारें योजना भी बनाती हैं। अब जरूरत है जागरूकता पर अधिक ध्यान देने की और टिकाऊ और समन्वित समाधान की, जिसमें किसानों के साथ साथ आम नागरिक भी अपनी भागीदारी निभाएं। शमीम अख्तर, DD न्यूज। और दशहरे के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 67वां ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेले की धूमधाम से शुरुआत हो गई। पूरे जिले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर ओर देवी भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दशहरे के दिन से शुरू हुआ 67वां ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेला श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले में लगभग 700 दुर्गा प्रतिमाओं के पंडाल स्थापित किए गए हैं। मेले में RSS जनशताब्दी और महाकुंभ थीम पर सजाया गया पंडाल श्रद्धालुओं को विशेष रूप से अपनी ओर खींच रहा है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा सन 1959 से मनाई जा रही है और सबसे खूबसूरत बात यहाँ की सबसे अच्छाई ये है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है दुर्गा पूजा। यहाँ व्यापारी वर्ग और क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आपसी सद्भाव के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। धार्मिक आस्था और कला का अद्भुत संगम माने जाने वाले इस ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मेले की शुरुआत वर्ष 1958 में बिहार के सिवान जिले से आए भिखारी लाल सोनी द्वारा की गई थी, जो आज भी शरद पूर्णिमा के दिन विसर्जन के साथ संपन्न होती है। 67 वर्षों से बिना रुके जारी ये परंपरा अब सुल्तानपुर जिले की धार्मिक पहचान बन चुकी है। हमारे नाना जी इसको सर्वप्रथम सुल्तानपुर में रखा गया 1959 में। पहले ये माता जी का जो प्रतिमा बनता था हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे परिवार के लोग खुद बनाते थे। लगभग 10 साल बनाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस परंपरा को थोड़ा सुल्तानपुर के लिए अलग करने के लिए यहाँ पे जो है इस मेले को बाद में स्टार्ट किया गया। मेला आयोजन समिति के अनुसार 7 अक्टूबर को 36 घंटे तक चलने वाली विशाल दुर्गा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए गोमती नदी तट तक पहुंचेगी, जहां दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का भव्य आयोजन किया जाएगा। नवरात्र के 9वीं के दिन से शुरुआत होती है और पूर्णिमा के दिन इसका विसर्जन होता है, जिसमें सुल्तानपुर के हिंदू मुस्लिम सभी जातियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं।
पूरे मेला क्षेत्र को 3 जोन और 9 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी तैनात हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा है। लालों में खासतौर से जो मां के विसर्जन की कार्यक्रम है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो, इसके लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी करते रहेंगे और जो अफवाह फैलाने वाले या सोशल मीडिया पर खुराफात करने वाले लोग हैं उन पर सतर्क पेट्रोलिंग, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेट्रोलिंग है वो लगातार रहेगी, ताकि अगर किसी ने कोई कुत्सित योजना या कुत्सित कार्यक्रम किए तो उन पर हम कठोर कार्रवाई कर सकें। सुल्तानपुर का ये दुर्गा पूजा मेला अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। परंपरा, सुरक्षा और भक्ति के अद्भुत संगम के साथ ये मेला न केवल जिले बल्कि पूरे पूर्वांचल का गौरव बन गया है। और भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम का मुंबई में निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रही संध्या शांताराम 87 वर्ष की थीं। मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित बैंकुट धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। संध्या शांताराम हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की उन अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने अपनी अदाकारी, नृत्य, कला और भावपूर्ण अभिव्यक्ति से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। संध्या ने अपनी फिल्मी करियर में 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि अरे जा हट नटखट फिल्म और झनक झनक पायल बाजे, 2 आंखें, 12 हाथ और नवरंग जैसी फिल्मों से मिली। और अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय छात्र की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हैदराबाद के रहने वाले भारतीय छात्र चंद्रशेखर पॉल पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। घटना के समय वे टेक्सास के डेंटन स्थित एक पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे। अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि स्थानीय अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और वे परिवार के लगातार संपर्क में हैं। और चीन के दक्षिण तट से आज तूफान मैत्मो के टकराने की आशंका है। तूफान मैत्मो के कारण चीन के हेनान और ग्वांगडोंग प्रांतों में तेज बारिश और तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हेनान में उड़ानें और फेरी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। तूफान के कारण छुट्टियों के समय यात्रा पर असर पड़ सकता है। तूफान एमी ने ब्रिटेन के उत्तरी हिस्सों में भारी तबाही मचाई। वेस्ट स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई। एक वीडियो में न्यूरी उत्तरी आयरलैंड के मॉन्क्स हिल कब्रिस्तान में एक उखड़ा हुआ पेड़ दिखाई दिया। वहीं वेल्श और स्कॉटिश तटों पर तूफानी लहरों ने तबाही मचा दी। जर्मनी की मेजबानी में म्यूनिख में यूरोपीय संघ के गृह मंत्री प्रवासन नीति के पुनर्गठन और बढ़ते ड्रोन खतरों से निपटने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई। और वार्ता में यूरोप की तत्काल सुरक्षा और प्रवासन चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर ड्रोबिडेट का कहना है कि हम हथियारों की दौड़ में हैं। ड्रोन को हर बार दिखना अपने आप में खतरा नहीं है, फिर भी हमें खबरें और गंभीर होने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। उन्होंने यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों के हवाई क्षेत्र में बढ़ती ड्रोन घुसपैठ के पीछे रूस का हाथ होने को लेकर चिंता जताई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में राष्ट्रपति भवन के पास एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को अपने घेरे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। किसी के हताहत या घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। युवाओं के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन पानी की कमी, बिजली कटौती और अन्य समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति एंड्री राजोएलेना के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और आईसीसी महिला विश्व कप में आज कोलंबो में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। वाराणसी और प्रयागराज में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत के लिए लोगों ने पूजा अर्चना की।
आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, एक छोटा सा हवन का आयोजन हम लोगों ने किया ताकि आध्यात्मिक ऊर्जा भी भारतीय महिला खिलाड़ियों को मिले और हमारे प्रभु से भी हमारी इच्छा यही रही कि भारतीय महिला टीम को भी जितवाएं। जो अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान से तनावपूर्ण चीज़ें भी रहीं, हालांकि भारतीय शेरों ने अभी हाल में पाकिस्तान से बदला भी पूरा किया है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय महिलाएं भी बदला पूरा करें और ये जो हैंडशेक वगैरह है ये सब ना हो दोबारा तो ही बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को होना भी नहीं चाहिए, केवल खेलने आए हैं तो बस मैदान तक ही संबंध रहे। आज का मैच जो है बहुत ही अच्छा तो होगा ही, लेकिन एक तरफा भी होगा। भारतीय महिला टीम जो है काफ़ी सशक्त है, मजबूत है। अगेंस्ट टीम के मुकाबले हमारी टीम काफ़ी मजबूत है। हर सेक्शन में, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, पूरी उम्मीद है कि आज का मुकाबला जिस तरीके से टोटल में 88 मैच आज तक हुए हैं, 80 हमारी टीम ने जीते हैं, उस तरीके से आज भी एक तरफा रहेगा। 99 और 1% की लड़ाई होगी। इंडिया जीतेगी क्योंकि ज़्यादातर इंडिया ही जीती है, तो इस बार भी इंडिया ही जीतेगी। मैं चाहूँगा कि भारत जीते, पाकिस्तान को हराए बुरी तरह से और हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर है, मैं चाहूँगा कि वो स्कोर करें। ओपनिंग स्मृति मानना करेंगे तो वो भी स्कोर करें। और राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही खुद भी साइकिल पर सवार होकर लगभग 5 किलोमीटर का रोड ट्रैप पूरा किया। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो आज साइकिल मैराथन के जरिए निकाली जा रही है और खास उद्देश्य इसका ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके और इसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसका इंतजार आपको था। फिट इंडिया और आज खास तौर पर तमाम युवा हैं, टीचर्स हैं, अलग अलग समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखाई जा रही हैं जिसमें मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री, तमाम एथलीट्स भी शामिल हैं और युवाओं का जोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरों के साथ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से फिट इंडिया 2019 की शुरुआत हुई और उसके बाद से अब भी लगातार इसी को लेकर के यहाँ खासा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। कैमरामैन मोंटी के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से बात की हमारे संवाददाता ने। तो आज साफ तौर पर लगातार जो भारत में 2019 से शुरुआत हुई है फिट इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसी के बाद लगातार देश में अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से आयोजन देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इसी को लेकर के फिट इंडिया कार्यक्रम रखा गया जिसमें साइकिल पर सवार होकर संडे को, रविवार को तमाम लोग भी रहे, खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे। और सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देश के 10,500 से अधिक स्थान पर देश के टीचर्स संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़े और मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है जब शिक्षक कोई एफर्ट करते, इनिशिएटिव लेते हैं तो स्टूडेंट के लिए प्रेरणा देते हैं। साइकिलिंग से फिटनेस तो आती है लेकिन संतुलन बनाने का एक मंत्र भी हम सीखते हैं। किसी को आगे बढ़ना है, गति लाना है तो जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक होता है, जो साइकिलिंग हमें सिखाती है। तो देखिए साफ तौर पर संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसी को लेकर के उन्होंने बात रखी और ख़ास तौर पर इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे को साइकिल पर सवार राजधानी दिल्ली नजर आई। कैमरामैन मोंटी के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल में रोशन करने वाली तानिया सचदेवा भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुई। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री और खेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। जब बात खिताब की आती है तो महिलाएं और देश की बेटियां भी पीछे नजर नहीं आती और इसीलिए भारत का नाम चेस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अगर किसी के नाम या खिताब चेस में जाता है तो तानिया के साथ ही जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ पर आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मोमेंट को लेकर के और कैसे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पर आप नज़र आती हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके? ये मेरा सेकंड इवेंट है फॉर संडेज ऑन साइकिल एंड यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट द वीक, द पॉजिटिविटी, द एक्साइटमेंट, द एनर्जी हियर। आई थिंक अ फिटर कंट्री इज़ अ स्ट्रॉन्गर नेशन एंड फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर
Modi sir ने शुरू की है and Sundays on Cycle with Mansukh Mandavia sir. What makes it special is कि ये fitness को fun with community बना देता है and I think community driven initiatives is what makes it so powerful. आजकल हम भूल जाते हैं, हम अपने screens और laptops पे इतना जुटे रहते हैं and I think such an investment in health to come together अपने families के साथ, अपने friends के साथ, strangers के साथ जो friends बन जाते हैं road में, I think this is what makes it so special. तो मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे and what a way to start the week. तानिया सचदेव हमारे साथ थी जो बता रही थी कि किस तरीके से जो एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो यहाँ पर हैं, यही एनर्जी देश की तमाम महिलाओं में, तमाम बेटियों में नजर आती है। कैमरामैन मोंटी के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।